हेलो एवरीवन। तो हम अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेजर जो फोकस होगा वो हमारा यूपीएससी के लिए ही होगा। तो आने वाले एग्जाम में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं? ये अगर हमने पढ़ा है पॉलिटी में तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो बाकी देशों से हमने बोरो किए हैं। तो इनमें से कौन से पार्ट किस देश से लिया है ये हमें मैच करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल होगी। ये वाली चीज हमने कहाँ से ली है? ये हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट नोन एज द प्रेसिडेंट इज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। और वो जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका सुप्रीम कमांडर होगा। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएस से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसे हम राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बनाएंगे। ये हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। और 5 ईयर प्लान्स जो है वो हमने रशिया से लिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ अ बिल। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो बिल जो है वो लैप्स होता है। देखो, बिल का प्रोसीजर क्या होता है? बिल कहीं भी बनाया जा सकता है किसी भी हाउस में। हमारे पास तीन चीजें, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है, प्रेसिडेंट होता है उसमें, राज्यसभा होता है उसमें, और लोकसभा होता है। तो अगर कोई बिल है वो लोकसभा में पास होगा पहले, फिर वो राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उस पर अपना सेंस देगा कि इसे मैं पास करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो वो प्रेसिडेंट की पावर्स होंगी, वो हम पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज होगी उसमें पढ़ेंगे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल के जो लैप्स करने के बारे में है वो सही है या गलत है? ए बिल पेंडिंग इन दी लोकसभा विच ओरिजिनेट इन लोकसभा लैप्स। एक बिल है जो लोकसभा में ही पेंडिंग है, किसी ने ओरिजिनेट किया है, यानी कि एक बिल है जिसे ओरिजिनेट किया गया है यहाँ लोकसभा में, लेकिन अभी वो यहीं पे ही पेंडिंग है। तो वो क्या करेगा? जब डिसोल्यूशन होगा लोकसभा का तो वो लैप्स कर जाएगा। सही है, करेक्ट। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा विच इज गिवन टू इट बाई राज्यसभा आल्सो लैप्स। और एक बिल है जो पेंडिंग है लोकसभा में, लेकिन कहाँ से आया है वो बिल? वो बिल राज्यसभा से आया है, तो वो क्या करेगा? वो भी लैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो भी लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो वो भी लैप्स कर जाएगा। अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा, एक बिल है जो लोकसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा में जनरेट हुआ था, लोकसभा ने पास कर दिया, बट अभी वो राज्यसभा में पेंडिंग है ना, कि राज्यसभा ने उसके ऊपर अपना कोई असेंट नहीं दिया है, राज्यसभा में उसे पास नहीं किया गया, तो वो भी लैप्स हो जाएगा, वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज करते हैं और यूपीएससी में अभी इस टाइप से आ रहे हैं असर्शन और रीजन के साथ जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये करेक्ट और नो करेक्ट, नो जो इनकरेक्ट है उसका ध्यान रखना। एडजर्नमेंट टर्मिनेट्स द सिटिंग नॉट द सेशन। जो एडजर्नमेंट होता है वो सिटिंग को टर्मिनेट करता है, ना कि सेशन को। हमारी जो लोकसभा है, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का पार्ट हमने बताया 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसके सेशन होते हैं, जैसे मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो ऐसे, तो ये कह रहे हैं कि जो एडजर्नमेंट होता है वो क्या करता है? वो सीटिंग को टर्मिनेट करता है, ना कि सेशन को। सही है, क्योंकि एडजर्नमेंट से क्या होता है, जिसे बोलते हैं कि टुडे सीटिंग इज एडजर्न। तो ऐसे हाउएवर ऑन कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके कॉन्ट्रास्ट में जो प्रोरोगेशन होता है वो सीटिंग को भी एडजर्न खत्म कर देता है, एंड कर देता है, और सेशन को भी एंड कर देता है। देखो, जो प्रोरोगेशन होता है, प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट प्रोरोग करता है। प्रेसिडेंट कहता है अभी ये सेशन खत्म हुआ, आज की सीटिंग भी खत्म हुई, तो ये करेक्ट है। और जो एडजर्नमेंट होता है उससे क्या बोलते हैं कि आज की जो सीटिंग है, जैसे कोई किसी बिल पे कोई सीटिंग हो रही है और वो 2 दिन की सीटिंग है, 3 दिन की सीटिंग में उस बिल को पास करने वाली है,
तो वो उसी दिन मिल के अगर वो ऐसे बोलेंगे कि एडजर्न, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो सीटिंग हम कर रहे हैं ना इसे एडजर्न कर लेते हैं। अब ये देखो, एडजर्नमेंट इज डन बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। हाँ, एडजर्नमेंट कौन करता है? जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो जिसके जैसे राज्यसभा में प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में हम जो स्पीकर है उसे चुनते हैं, तो स्पीकर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा ना सीटिंग का, वो क्या करेगा? वो एडजर्नमेंट करेगा, और जो प्रोरोगेशन होगी उसे कौन करेगा? उसे प्रेसिडेंट करता है। बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हो गए। अब है एडजर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट ना, एडजर्नमेंट डज अफेक्ट द बिल। जो एडजर्नमेंट होती है वो बिल को अफेक्ट करती है, और एनी अदर पेंडिंग बिजनेस, और कोई भी जो पेंडिंग बिजनेस होता है उसे, मतलब जो एडजर्नमेंट है वो बिल को भी अफेक्ट करती है, कोई बिजनेस होता है उसे भी अफेक्ट करती है। जबकि प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल, प्रोरोगेशन जो बिल है उन्हें अफेक्ट नहीं करती, बट द पेंडिंग नोटिस, जो पेंडिंग नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं। नहीं, एडजर्नमेंट जो है वो बिल को अफेक्ट नहीं करती, एडजर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट द बिल। तो ये थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। क्या होता है? जो प्रोरोगेशन होता है, प्रोरोगेशन में बिल तो लैप्स नहीं करती, क्योंकि वो तो नेक्स्ट सेशन आएगा। जैसे ये सेशन खत्म हो गया, समर सेशन जो था, या विंटर सेशन खत्म हो गया, तो मॉनसून सेशन होता है ना, जो समर सेशन जो मैं बोल रही हूँ। तो जैसे मॉनसून सेशन था, तो मॉनसून सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन आएगा ना, तो बिल तो बाद में डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोरोगेशन हो गया। लेकिन जो पेंडिंग नोटिस होते हैं ना वो लैप्स कर जाते हैं। याद रखना कि जो नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं प्रोरोगेशन के बाद। व्हाट इज द नंबर डिटरमाइंड फॉर द कॉरम? कॉरम के लिए क्या नंबर डिटरमाइन किया गया है? हम डायरेक्ट जो सही आंसर है उसी पे बात करेंगे। कॉरम के लिए जो नंबर डिटरमाइंड होता है वो होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। यानी कि कोई भी मीटिंग, कोई भी सीटिंग स्टार्ट करने के लिए कॉरम की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो सीटिंग स्टार्ट होगी। तो वो कितने होने चाहिए? जितने मेंबर होते हैं ईच हाउस में, टोटल नंबर ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउस के मिला के एक 1/10 तो मेंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, अगर हमारे, अगर ऑल ओवर में से राउंड फिगर कर लेते हैं, अगर हमें पूरे 450 ही चाहिए, तो 450 का 1/10 कितना? 45 हुआ ना। तो इस 45 में अगर 44 मेंबर है प्लस और एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, तो कितना हो गया? 1/10 हो गया ना। तो 1/10, ये मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे दिमाग में लगाना कि ये मैंने गलत लिख दिया, मैंने राउंड फिगर के लिए समझाने के लिए किया है। तो ये होता है 1/10 45। तो इसमें 1/10 कॉलम किसके साथ होता है? इंक्लूडिंग दी प्रेसाइडिंग ऑफिसर। 1/10 याद रख लेते हो, लेकिन इंक्लूडिंग प्रेसाइडिंग ऑफिसर मत भूलना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? Constitution has declared English as the language for transacting business. Constitution ने इंग्लिश को जो बिजनेस ट्रांजैक्शन लैंग्वेज है उसके लिए डिक्लेयर किया है। हाँ, क्योंकि हम सारे बिजनेस जो है मैक्सिमम जो भी पार्लियामेंट के हैं या फिर हमारे कोर्ट के हैं, किसमें करते हैं? इंग्लिश में। करेक्ट है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर कैन अलाउ, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है वो अलाउ कर सकता है मदर टंग को टू ए मेंबर फॉर द एड्रेसिंग दी हाउस। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अगर फॉर एग्जांपल कोई साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन स्टेट से या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, और वो वहां पे कुछ बोलना चाह रहा है कोई मेंबर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे क्या कह सकता है कि तुम अपनी मदर टंग में बात कर सकते हो। तो ये अलाउ कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, ये ऐसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउड इंग्लिश लैंग्वेज टू बी कंटिन्यूड विद द हिंदी लैंग्वेज। अलाउ करता है इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी के साथ कंटिन्यू करना, कि भाई इंग्लिश भी साथ में ही चलेगी जैसे जैसे हिंदी है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन दी पार्लियामेंट सीटिंग? जब पार्लियामेंट की सीटिंग होती है तो वहां पे बहुत सारे आर चलते हैं, बातचीत होती है, तो उस मीटिंग के टाइम पे तो इनमें से कौन सा पहले आता है? तो इनमें सबसे पहले जब भी कोई बिल या फिर कोई बात होती है, कोई सेशन चल रहा होता है, कोई सीटिंग में कोई बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन आर। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और ये क्वेश्चन आर है, तो यहाँ पे इन चारों में से पहले क्या आएगा, क्वेश्चन आर आता है, 0R क्वेश्चन आर के बाद आता है। आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी डेज नोटिस आर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होती हैं उनके केस में कितने दिन का जो नोटिस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है 15 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट। 15 डेज का शॉर्ट नोटिस जो है वो लेना होता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए मिनिस्टर इन लोकसभा कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी प्रोसीडिंग ऑफ दी राज्यसभा। एक लोकसभा का जो मिनिस्टर होता है वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये गलत है। वो कर सकता है। द मेंबर हु आर नॉट इलेक्टेड, जो मेंबर होते हैं जो इलेक्ट नहीं होते इन दी न्यू लोकसभा, नई लोकसभा में जो इलेक्ट होके नहीं आए होते मेंबर, जब भी नई लोकसभा बनती है लेकिन जो मेंबर वहां पे प्रेजेंट है वो अभी इलेक्टेड नहीं है, तो उन्हें लेम डक्स बोला जाता है, उन्हें लेम डक। ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नॉन इलेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट इन दी न्यू लोकसभा, उन्हें क्या बोला जाता है, लेम डक्स। विच स्टेटमेंट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? स्टार्ड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं स्टार मार्क, नॉन स्टार्ड, जिन्हें अनस्टार्ड भी बोल देते हैं हम, तो इस टाइप से क्वेश्चन की जो है डिवाइडेड होते हैं। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें ओरली जवाब उनका दिया जा सकता है, ये करेक्ट है। अनस्टार्ड क्वेश्चन आर आंसर्ड इन द रिटन फॉर्म, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिटन फॉर्म में उनका आंसर देना होता है, ये भी करेक्ट है। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आंसर्ड इन दी राइटिंग, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस को 15 दिन का टाइम होता है उनको नोटिस पीरियड का, लेकिन उनको राइटिंग में देना कोई कंपल्सरी नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा बी। 1 and 2 आर करेक्ट। वेयर डज द क्वेश्चन आर मेंशन, जो क्वेश्चन आर है वो कहाँ पे मेंशन किया गया, अभी हमने पढ़ा था ना कि क्वेश्चन आर आता है सेशन के बाद, तो क्वेश्चन आर कहाँ पे मेंशन किया गया है? क्वेश्चन आर को मेंशन किया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, पार्लियामेंट की रूल बुक में नहीं मेंशन है, ये कहाँ है? ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर ये जो है मेंशन है क्वेश्चन आर। इसका आंसर हो जाएगा ए। व्हेन डज द 0R कम, 0R कब आता है इनमें से, किसके बाद आता है? 0R आता है आफ्टर द क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर के बाद 0R स्टार्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ मोशन, इनमें से कौन सी जो फॉर्म है वो मोशन नहीं है? देखो सब्सटेंटिव मोशन एक मोशन की टाइप है, सब्स्टिट्यूट मोशन ये भी मोशन की टाइप है, सब्सिडियरी मोशन ये भी मोशन की टाइप है, तो अगर इसमें ऑप्शन होगा तो नन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये है नन, ये तीनों मोशन की टाइप है। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इन हाफ एन आवर डिस्कशन द मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस आर डिस्कस्ड। जो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है उसमें जो पब्लिक मैटर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। सही है, जो हाफ एन आवर का डिस्कशन होता है उसमें जो ये सफिशिएंट जो पब्लिक इंपोर्टेंस वाले जो मैटर्स होते हैं वो डिस्कशन किए जाते हैं। स्पीकर कैन अलाउ 3 days इन अ वीक, जो स्पीकर है वो अलाउ कर सकता है एक हफ्ते के 3 दिन हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। सही है, क्योंकि जो भी सारे कानून होते हैं पार्लियामेंट के, जो लोकसभा के अंदर जो भी कानून होते हैं वो तकरीबन सब के सब किससे डिसाइड किए जाते हैं? स्पीकर ही उन्हें डिसाइड करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इज नोन एज 2 hour डिस्कशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है वो 2 hour डिस्कशन भी उसे बोलते हैं। हाफ एन आवर होता है पब्लिक इंपोर्टेंस वाले कोई चीज डिस्कस करने के लिए, और इसे कौन हफ्ते में 3 दिन के लिए जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो बना सकता है हाफ एन आवर डिस्कशन, और 2 hours डिस्कशन जो है उसे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑल 3 आर द करेक्ट। Which motion has ancillary motion, superseding motion and amendment as the 3 subcategories? देखो इनमें से कोई एक मोशन है, उसकी एंसिलरी और सुपरसीडिंग मोशन जो है उसकी कैटेगरी में आता है। जैसे ऐसे लिख देना सब्सिडियरी मोशन, वैसे ये सब्सिडियरी मोशन ही है जिसकी ये दोनों कैटेगरी बनती है। सब्सिडियरी मोशन में
सब्सिडियरी मोशन की कैटेगरीज हैं और अमेंडमेंट करके डाली गई हैं। तो इसमें एक पार्ट होता है इसका एंसिलियरी मोशन, एक होता है सुपरसीडिंग मोशन। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं ये पूछा गया है कि अमेंडमेंट्स इसके साथ आता है, तो ये आता है सब्सिडियरी मोशन में। सब्सिडियरी जो मोशन है उसके पार्ट्स हैं एंसिलियरी और सुपरसीडिंग मोशन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्लोजर मोशन इज यूज्ड बाय ए मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट। जो क्लोजर मोशन होता है उसे कोई भी मेंबर किसी डिबेट को कट शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकता है। हाँ ये सही है, कट शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल क्लोजर इज अ टाइप ऑफ क्लोजर मोशन, जो सिंपल क्लोजर होता है वो क्लोजर मोशन का एक टाइप है, ये भी करेक्ट है। इन कैंगारू क्लोजर, जो कैंगारू क्लोजर होता है, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, जो इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं आर टेकन फॉर द डे एंड इंटरवीनिंग क्लोजेस आर स्किप्ड। देखो क्लोजर मोशन, एक कंगारू की बात है सीधे, कंगारू कैसे चलता है, उछलते उछलते ना, तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे, इंटरवीनिंग जो भी चीजें उसे स्किप करते चलेंगे। तो इसका मतलब कंगारू क्लोजर का मतलब क्या होता है कि फटाफट से रीड करते हैं, कोई बिल है, कोई चीज है, कोई प्रोजेक्ट है, उसे फटाफट से रीड करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। इन गिलेटाइन क्लोजर में द क्लोजेस विच रिमेन्ड अनडिस्कस्ड आर पास्ड। तो गिलेटाइन क्लोजर में क्या होता है, जैसे सीटिंग चल रही है सभा की और हमने ये भी पढ़ लिया क्लोज, ये भी पढ़ लिया, यहाँ से ये पढ़ लिया, लेकिन कुछ क्लोज ऐसे बच गए जो छूट गए, ये इतने क्लोज 4-5 क्लोज बच गए जो छूट गए। तो गिलेटाइन क्लोजर में क्या करते हैं, बिना डिस्कस किए ही इनको, जैसे पहले का डिस्कस कर लिया ना, तो इनको बिना डिस्कस किए ही क्लोज कर देते हैं और उस डिस्कशन को अनडिस्कस्ड जो है उसे पास कर देते हैं, ऐसा होता है। ये भी ठीक है, चारों ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द 4 आर करेक्ट। वेयर डज द कॉलिंग अटेंशन मोशन मेंशन, जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो मेंशन है रूल ऑफ प्रोसीजर में। ये पार्लियामेंट के लिए एक रूल ऑफ प्रोसीजर बुक है, उसमें ये मेंशन है। और ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ना, ये इंडियन इन्वेंशन है, इट इज एन इंडियन इन्वेंशन। और जैसे कि जीरो आर भी इंडियन इन्वेंशन है। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन इन्वेंशन, और उसमें दे देगा, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन भी और जीरो आर भी दोनों ही इंडियन इन्वेंशन है। और इसमें क्या किया जाता है, जो बहुत अर्जेंट पब्लिक या पब्लिक इंपोर्टेंस के इश्यू होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। कॉलिंग अटेंशन में क्या होता है कि हमें आपकी जल्दी से अटेंशन चाहिए, जैसे कॉल फॉर अटेंशन होता है ना कि प्लीज लुक हियर, अभी हम कुछ पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए डिस्कस करेंगे, ऐसे कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है। हाउ मेनी मेंबर्स नीड टू सपोर्ट एन एडजर्नमेंट मोशन सो दैट इट कुड बी एडमिटेड, कितने मेंबर्स को जो है एडजर्नमेंट मोशन को सपोर्ट करना होता है ताकि ये एडमिट हो सके, यानी कि इसको मान लिया जाए पार्लियामेंट में, तो मिनिमम जो है 50 मेंबर्स को उसे सपोर्ट करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सेंसर मोशन शुड नॉट स्टेट द रीजन ऑफ इट्स अडॉप्शन विच इज नॉट इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये कह रहा है कि जो सेंसर मोशन होता है उसमें रीजन बताने की जरूरत नहीं होती अडॉप्शन से पहले, और जो नो कॉन्फिडेंस है जबकि उसमें जरूरत होती नहीं, सेंसर मोशन में भी रीजन बताने की जरूरत होती है। तो फर्स्ट हो जाएगा गलत। सेंसर मोशन कैन बी अगेंस्ट वन मिनिस्टर और मोर, जो सेंसर मोशन होता है वो एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है और ज्यादा, भाई 2 मिनिस्टर भी हो, 3 भी हो, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है सेंसर मोशन, और इवन अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल, और जो जितने भी काउंसिल बैठी होती है उसके अगेंस्ट भी सेंसर मोशन पास हो सकता है। ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, यानी कि जो मिनिस्टर की काउंसिल बैठी है हमें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो तब नो कॉन्फिडेंस होता है। एक मिनिस्टर पे क्या कॉन्फिडेंस, एक मिनिस्टर कुछ भी कांड करेगा उस पर नहीं होता, ये पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है जो उस टाइम पे सत्ता बनी हुई होती है ना, इसके मिनिस्टर, जैसे राहुल गांधी ने अभी नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया था, तो ये हो जाएगा करेक्ट। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इफ द लोकसभा पासेस इन सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन, जो अगर लोकसभा में सेंसर मोशन जो है वो पास हो जाए
लोकसभा ने सेंसर मोशन को मान लिया, पास हो गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। हाउएवर, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द काउंसिल पास्ड, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है। देखो यहाँ पे ये जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी ने पास कर दिया, पहली बात ये किसके अगेंस्ट होता है, कंप्लीट काउंसिल ऑफ ए मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन कंप्लीट का, और अगर नो कॉन्फिडेंस इफ पास, देन ये क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे, पूरी काउंसिल जो है वो रिजाइन करेगी। लेकिन अगर ऐसे ही सेंसर मोशन है, उसे पास कर दिया, एक मंत्री के अगेंस्ट भी हो सकता है सेंसर मोशन, एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, दो के अगेंस्ट भी हो सकता है, पूरी काउंसिल के अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर पास हो गया, इफ पास्ड, तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती, उसे वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 and 3। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नो डे येट नेम्ड मोशन, नो डे येट मतलब अभी दिन नहीं है, नेम्ड मोशन इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जो है उसके द्वारा एडमिट किया गया है। नो डे एक ऐसा कोई मोशन का नाम है, नो डे येट एक मोशन है जिसे प्रेसिडेंट एडमिट करता है। तो नो डिबेट, इसका नो डे येट मोशन जो होता है, ये प्रेसिडेंट का तो इसमें कोई काम नहीं है, इसे कौन करता है, इसे करता है स्पीकर। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे इसमें क्या गलती होगी, इसे ये हो गया गलत, तो जिसमें वन है उसे हम हटा देंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखते हैं सेकंड, ए मेंबर कैन एस्केलेट ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जो मेंबर जो है वो एक पॉइंट एस्केलेट कर सकता है प्रोसीडिंग हाउस में, जब जो मेंबर होते हैं वो रूल ऑफ प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहे होते। तो ये ठीक है, कर सकता है ऐसा, मेंबर जो है वो एस्केलेट कर सकता है कि देखो ये तुम ऐसे सही नहीं कर रहे हो, तो वह ऐसे रेज कर सकता है। ए डिबेट इज अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है मतलब, तो उस पे जो है डिबेट अलाउड होती है, ये सही नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई भी डिबेट अलाउड नहीं होती। जब ऑर्डर की बात होती है तो उस पे कोई डिबेट नहीं करता है कि जो मानना है वो रूल बुक है तो मानना है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए ओनली 2। Who addressed the first session after each general election and procession of every fiscal year? हर फिजिकल ईयर के खत्म होने के बाद और जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद, तो जो नई लोकसभा बनती है उसे कौन प्रेसाइड करने आता है। तो पहली बार कौन आएगा, प्रेसिडेंट आता है सबसे पहले उसको। इसका आंसर हो जाएगा बी। जो प्रेसिडेंट होता है हमेशा जो नई लोकसभा आती है, जैसे न्यू फिजिकल ईयर जब स्टार्ट होता है ना, तो नई साल की जो लोकसभा आती है उसको कौन हेड करने आता है, प्रेसिडेंट वो। और जब भी इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो नई लोकसभा बनती है तो उसमें भी कौन आता है, प्रेसिडेंट, याद रखना। तो आगे बाकी क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। बाकी ये 20 तक कंप्लीट हो गए।